Hello students, welcome to this video. In this video we will learn about electric potential. तो students, what do you mean by electric potential? ये नाम आपने क्लास 10th में भी सुना होगा। ये जो मैंने टर्म्स यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप टर्म सुने होंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में क्लास 10th में। तो थोड़ा सा यहाँ पे आपको थोरोली पढ़ना है इसको, और थोड़ा डीप में पढ़ना है। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को आपने पढ़ा है कि अगर किसी इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में, सपोज हमारा ये कोई इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन है बच्चों, और इस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में कोई पॉइंट है P, ठीक है। अब इस पॉइंट P पे किसी यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटिव से इस पॉइंट तक लाने में एक्सटर्नल एजेंट द्वारा जो किया गया वर्क डन होगा, दैट वर्क डन इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। बात समझ में आई? मीन्स वर्क डन फॉर यूनिट पॉजिटिव चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में बच्चों? तो जरा मैं आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी के वीडियो में ले चलना चाहूँगा। तो वहाँ हमने पढ़ा था बच्चों कि अगर कोई Q चार्ज है, उस Q चार्ज को अगर आप इस पॉइंट पे ले आते हो तो जो वर्क डन है वो है W, और वो जो वर्क डन था वो आपने कैलकुलेट किया था। बात समझ में याद आ रहा है आपको कि सपोज हमने Q चार्ज को इन्फिनिटिव से इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट तक लाने में W वर्क डन करना पड़ा। तो बच्चों, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को उस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो होगा W/Q, एंड दिस W/Q इज डिफाइंड एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट, मीन्स Vp। तो दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ एनी पॉइंट इनसाइड द इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन। तो बच्चों, यहाँ मैं फिर से लिखता हूँ Vp इज इक्वल टू W/Q। अब उस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि अगर किसी Q चार्ज को इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन W करना पड़ा, तो वो वर्क डन बच्चों उस पॉइंट उस चार्ज में एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है ना। उसी को हम क्या बोलते थे? इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बोलते थे। तो बच्चों, अगर कोई Q चार्ज है और उसको लाने में W वर्क डन करना पड़ रहा है, बात समझ रहे हैं? तो जाहिर सी बात है कि वो वर्क डन उस चार्ज में इंटरनल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो Q चार्ज का एनर्जी है बच्चों W, तो यूनिट चार्ज का क्या होगा भाई? Q चार्ज का एनर्जी W है। तो चूंकि हम एनर्जी की बात कर रहे हैं तो शायद आपने उसको U से डिनोट किया था, आपको याद होगा, है ना? आपने किससे डिनोट किया था? U से। अगर मैं बात करूं इस चार्ज के लिए की इंटरनल एनर्जी की, तो वो कितना होगा? U होगा। भाई जो वर्क डन किया वही एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। मीन्स W किसके इक्वल हो जाएगा मेरे बच्चों? इंटरनल एनर्जी के। तो एक और तरीके से आप डिफाइन कर सकते हो कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज द इंटरनल एनर्जी ऑफ यूनिट पॉजिटिव चार्ज, मीन्स Vp इज इक्वल टू U/Q। आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। बात समझ में आई? तो ज़रा इसका हम थोड़ा सा कन्वर्स समझते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है Vp, सपोज इस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल गिवन है Vp, तो Q चार्ज की इंटरनल एनर्जी उस पॉइंट के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हो। बिल्कुल कैलकुलेट कर सकते हैं सर। कैसे? कि सर उस पॉइंट की जो इंटरनल एनर्जी होगी वो क्या होगी फॉर Q चार्ज, Q इंटू उस पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। बात समझ में? ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एक्सप्रेशन मैंने लिखा और इसकी ज़रूरत आपको पड़ेगी जब आप आगे के चैप्टर्स पढ़ोगे। तो सब बच्चे याद रखेंगे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट का पोटेंशियल गिवन है, then we can calculate
इंटरनल एनर्जी ऑफ क्यू चार्ज फॉर दैट पॉइंट बाय द एक्सप्रेशन U इज इक्वल टू Q इंटू Vp। तो आई होप दैट आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होगी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली है क्या। अब बच्चों इसके यूनिट की बात करते हैं कि भाई किस चीज़ में इसको मेजर करेंगे हम। तो यहाँ से देखिए, अगर हम बात करें पोटेंशियल की, तो पोटेंशियल की यूनिट होगी, वोल्टन की यूनिट होती है जूल और चार्ज की यूनिट होती है कूलम। तो यूनिट क्या होगी मेरे बच्चों, जूल पर कूलम, और ये जूल पर कूलम वोल्ट के नाम से फेमस होता है। तो आज से सब बच्चे याद रखेंगे कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की यूनिट जो है वो क्या होती है मेरे बच्चों, वोल्ट, जिसको हम जूल पर कूलम भी कहते हैं। अब सवाल ये है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किस तरह का क्वांटिटी है, स्केलर है या वेक्टर। तो यहाँ देखिए भाई, मैंने बताया कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए वर्डन है। मीन्स आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को बच्चों वर्डन के नज़रिए से देख सकते हो या एनर्जी के नज़रिए से देख सकते हो। भाई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली क्या है, वर्डन है या एनर्जी है, किसका है भाई, 1 कूलम चार्ज का। बात समझ रहे हैं ना। तो बच्चों इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्डन है या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी है, इट मीन्स इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज वर्डन एंड एनर्जी इज ऑल्सो अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है ना भाई, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वर्डन है, वर्डन स्केलर है, तो जाहिर सी बात है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा मेरे बच्चों, स्केलर क्वांटिटी होगा। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। तो आज से सब बच्चे याद रखेंगे। अब स्केलर क्वांटिटी अगर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है तो आपके मन में खुशी आ गई होगी कि सर इस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड जितने भी कैलकुलेशन होंगे, जितने भी एनालिसिस होंगे, उसमें हमें कोई बहुत तिगड़मबाजी नहीं करनी है जैसा कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के कैलकुलेशन में करते थे। भाई इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन आप कैसे करते थे, वेक्टर एडिशन से, है ना। और यहाँ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, तो आप इसका कैलकुलेशन सिंपल ऑर्डिनरी मेथड से करते हो जैसा कि करते आए हो। बात समझ में आई। मीन्स अगर आपको कहीं पे नेट पोटेंशियल निकालना है या टोटल पोटेंशियल निकालना है तो आप उसको सीधे सीधे ऐड कर दोगे। ठीक है, अभी हम चर्चा करेंगे आगे। अभी फिलहाल इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज अ स्केलर क्वांटिटी। बात समझ में बच्चों। तो ये तो हो गया ऑल अबाउट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब पढ़ते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू a point charge। to a point charge मीन्स बच्चों अगर कोई चार्ज नहीं बल्कि पॉइंट चार्ज Q है, सपोज एक पॉइंट चार्ज है प्लस Q, और ये अगर पॉइंट चार्ज है तो जाहिर सी बात है अपने अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन क्रिएट करेगा अपने सराउंडिंग में। तो बच्चों उस इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में किसी पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। ठीक है, तो बच्चों वो जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा वो किसके कारण होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण होगा। इसलिए हम इसको बोलते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, क्योंकि इसके इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण ये पोटेंशियल क्रिएट हो रहा है। बात समझ में आई। तो बच्चों अभी आप थोड़ा सा सेटिस्फाइड नहीं होंगे कि बेसिकली ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है क्या। ठीक है, तो अभी मैं जैसे जैसे लेक्चर कंटिन्यू करता जाऊंगा तो बाद में इसको कंक्लूड करूंगा कि बेसिकली हम पढ़ते हैं इसको क्यों है ना। अभी फ़िलहाल ये Q चार्ज है और Q चार्ज के अराउंड इलेक्ट्रिक फील्ड है। उस इलेक्ट्रिक फील्ड में इस Q चार्ज से R डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, सपोज यहाँ कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पे हमें बच्चों इलेक्ट्रिक फील्ड का कैलकुलेशन करना है। बात समझ में आई। तो कैसे कैलकुलेट करोगे भाई, ऑलरेडी मैंने आपको बताया है कि
अभी थोड़ी देर पहले कि यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से यहाँ तक लाने में जो वर्क डन होगा बच्चों, वही क्या हो जाएगा, इस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा। बात समझ में आई? तो अब यूनिट पॉजिटिव चार्ज को यहाँ से यहाँ तक लाने में बहुत सारे पाथ हो सकते हैं। ऐसे ला सकते हो, ऐसे ला सकते हो, ऐसे ला सकते हो, है ना, बिल्कुल इस लाइन के एलोंग भी ला सकते हो, ठीक है, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं, ऐसे ला सकते हैं। तो बच्चों हम कौन सा पाथ चूज करेंगे? भाई यहाँ जो वर्क डन होगा वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट होगा। जब आप इस चार्ज को इसके इलेक्ट्रिक फील्ड रीजन में लाओगे बच्चों, तो किस फोर्स के अगेंस्ट एक्सटर्नल एजेंट को काम करना पड़ेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मेरे बच्चों वो क्या है? कंजर्वेटिव फोर्स है। और कंजर्वेटिव फोर्स द्वारा किया गया वर्क डन जो होता है वो पाथ से इंडिपेंडेंट होता है, ठीक है। उसका जो वर्क डन होता है बच्चों वो सिर्फ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो आप वर्क डन किसी पाथ के लिए निकालो, वर्क डन की वैल्यू सेम आएगी। तो आप सोचो, मतलब कॉमन सेंस वाली बात है कि किस पाथ के लिए आप वर्क डन निकालोगे। तो जाहिर सी बात है कि हम ऐसा पाथ चूज करेंगे जिस पाथ के लिए वर्क डन को कैलकुलेट करना हमारे लिए क्या होगा, ईजी होगा, ठीक है। और शायद आप इन सारे पाथ को देख के आपने वो पाथ चूज कर लिया होगा कि मेरे बच्चों ये पाथ शायद आपने चूज किया होगा कि ऐसा पाथ जो इस लाइन के एलोंग हो, ठीक है। तो इनको हम रिजेक्ट करते हैं, ये पाथ को। हमने सेलेक्ट कर लिया कि भैया ये वाला पाथ होगा, इसी पाथ के लिए हम वर्क डन निकालेंगे। अब यहाँ देखिए, अब बच्चों जब आप यूनिट कूलम को यहाँ से यहाँ लाओगे तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क डन करना पड़ेगा। और इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो फोर्स बच्चों वेरिएबल फोर्स होगा बिकॉज ऑफ वेरिएशन ऑफ डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज। भाई जब आप इसको इसके करीब लाओगे तो दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या होगा, चेंज होगा। और जब डिस्टेंस चेंज होगा तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो भी क्या होगा बच्चों, चेंज होगा। कई बार ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ कि F इज इक्वल टू के Q1 Q2 डिवाइडेड बाई R स्क्वायर। तो जब R चेंज होगा तो जाहिर सी बात है फोर्स चेंज होगा। मीन्स यहाँ बच्चों जो हमें फोर्स जो वर्क डन कैलकुलेट करना है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट करना है, और वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स वेरिएबल फोर्स है। मीन्स हमें वेरिएबल फोर्स का वर्क डन कैलकुलेट करना है, और वो मैं आपको बता रखा हूँ कि कैसे हम कैलकुलेट करते हैं इन द वीडियो ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों वहाँ मैंने बताया था, अभी मैं थोड़ा NCERT से हट के बता रहा हूँ, है ना, फिर मैं NCERT वाला भी आपको बताऊँगा कि कैसे NCERT में डेरिवेशन किया है। तो जब आप यहाँ से यहाँ लाओगे बच्चों, ये है डिस्टेंस R, जब आप यहाँ से यहाँ लाओगे तो जाहिर सी बात है फोर्स क्या होगा, वेरिएबल होगा। तो वेरिएबल फोर्स के लिए जो वर्क डन होता है वो हम कैसे निकालते हैं, फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस के लिए वर्क डन निकालते हैं, और फिर यूजिंग इंटीग्रेशन हम टोटल वर्क डन निकाल लेते हैं। बात समझ रहे बच्चों? तो हमने यहाँ एक कोई जनरल पॉइंट लिया, ये हमने कोई जनरल पॉइंट लिया P डैश। हमारे पास एक जनरल पॉइंट है बच्चों P डैश। तो इस P डैश से इस Q का डिस्टेंस हमने एज्यूम किया x है, ठीक है। अब यहाँ से ये जो डिस्टेंस x है तो इन दोनों के बीच जो लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा बच्चों वो क्या होगा, K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। तो Q1 Q2 की वैल्यू क्या है भाई, Q1 की वैल्यू तो Q है और Q2 की वैल्यू 1 है, डिवाइडेड बाई डिस्टेंस कितना है x स्क्वायर। तो ये हो गया बच्चों KQ बाई x स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ से बहुत शॉर्ट डिस्टेंस के लिए आपको
कैलकुलेट करना है वर्क डन। तो आपने ये जो शॉर्ट डिस्टेंस है उसको माना dx है। तो इस dx डिस्टेंस के लिए, इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए बच्चों जो वर्क डन होगा, सॉरी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्योंकि हम पढ़ रखे हैं, कई बार ये चीज़ें कर चुके हैं फिजिक्स के लगभग हर चैप्टर में, कि फॉर अ वेरी शॉर्ट ड्यूरेशन या फॉर अ वेरी शॉर्ट डिस्टेंस चीज़ें क्या होती हैं, कांस्टेंट होती हैं, अगर वो वेरिएबल है तो। बच्चों इस dx डिस्प्लेसमेंट के लिए आपको एक्सटर्नल एजेंट का वर्क डन कैलकुलेट करना है। अब यहाँ थोड़ा सा एक ध्यान देने वाली बात है, जनरली स्टूडेंट ध्यान नहीं देते हैं, उसको रट लेते हैं। बच्चों मैं सारा डिस्टेंस जो है यहाँ से मैं कंसीडर कर रहा हूँ। ये देखिए ना, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस r है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस x है। बात समझ रहे हैं ना। एक्सटर्नल एजेंट फोर्स किधर अप्लाई कर रहा है, इस साइड। बात समझ रहे बच्चों, एक्सटर्नल एजेंट फोर्स अप्लाई कर रहा है इस साइड और डिस्प्लेसमेंट हो रहा है इस साइड में। तो बच्चों ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया ऐसे, वो है dx। ध्यान दीजिएगा, ये जो डिस्प्लेसमेंट हमने लिया dx लिया और सारा डिस्प्लेसमेंट हम इधर से कंसीडर कर रहे हैं। देखिए ना, ये डिस्टेंस क्या है, r है, यहाँ से डिस्टेंस क्या है, डिस्प्लेसमेंट x है। तो आप मुझे बताओ dx जो होगा वो पॉजिटिव होगा कि निगेटिव होगा। यहाँ समझने वाली बात है, ये जो dx होगा मेरे बच्चों वो क्या होगा, निगेटिव होगा। वाई, क्योंकि हम कंसीडर सब ऐसे कर रहे हैं, ये है प्लस r, ये है प्लस x। बात समझ रहे हैं। अगर मैं इसकी बात करूँ ये तो dx होगा, बट अगर मैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्प्लेसमेंट की बात करूँ बच्चों तो वो हो जाएगा माइनस dx। बात समझ रहे हैं। तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं बात करूं बच्चों वर्क डन बाय द एक्सटर्नल एजेंट फॉर dx डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, dw इज इक्वल टू f डॉट माइनस dx। ठीक है, f डॉट माइनस dx। माइनस dx मैंने इसलिए लगाया कि डिस्प्लेसमेंट हम इधर ले रहे हैं और जो आप डिस्टेंस कंसीडर किए हो वो यहाँ से किए हो बच्चों। तो जाहिर सी बात है जब उल्टा सेंस होगा डिस्टेंस लेने का, तो अगर हम बात करें डिस्प्लेसमेंट की तो वो क्या होगा, निगेटिव होगा। इसलिए मैंने माइनस dx किया। यही चीज़ NCERT में इसको डायरेक्ट लिख दिया है, बट उसने एक पॉइंट में, एक लाइन में उसको समझाया है कि यहाँ जो हम डिस्प्लेसमेंट कर रहे हैं x से x प्लस dx के लिए, तो जो dx होगा बच्चों वो निगेटिव होगा, है ना। NCERT में उसको एक्सप्लेन किया हुआ है, आप ध्यान से पढ़िएगा एक एक लाइन। तो एक लाइन में कंसीडर किया है कि भाई डिस्प्लेसमेंट हमारा कहाँ से कहाँ तक हुआ, x से x प्लस dx। आप देखिए ना, x हुआ, x प्लस dx हुआ। तो जाहिर सी बात है बच्चों कि चूँकि डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो इस dx की वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। तो ये NCERT में लिखा हुआ है, आप ध्यान से दीजिएगा उस पर। अब फोर्स अप्लाई हो रहा है इधर, ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट भी इधर हो रहा है, तो जाहिर सी बात है दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से बच्चों dw की वैल्यू आ जाएगी माइनस f dx। क्लियर है। तो अब इन दोनों के बीच लगने वाला इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जब x डिस्टेंस में था तो वो कितना होगा, वो हो जाएगा कि Q1 इंटू Q2 डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर dx। बात समझ में बच्चों। तो यहाँ से dw आ गया माइनस KQ बाई एक्स स्क्वायर dx। अगर हम टोटल वर्क डन निकालें तो ये हो जाएगा मेरे बच्चों माइनस इंटीग्रेशन KQ बाई एक्स स्क्वायर dx। ठीक है, और डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लोगे, इन्फिनिटिव से इस पॉइंट तक। ठीक है, तो पहले डिस्टेंस कितना था, इन्फिनिटिव। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। कंफ्यूज नहीं होना है, पहले डिस्टेंस क्या था, इन्फिनिटिव। अब डिस्टेंस कितना हो गया, r हो गया। तो पहले इन्फिनिटिव था, अब दोनों के बीच का डिस्टेंस क्या हो गया, r हो गया। बात समझ रहे हैं ना। तो आपने देखा यहाँ पे जो हमें वर्क डन निकालना है, वर्क डन
के लिए जो चार्ज का मूवमेंट है बच्चों वो ऐसे है, ऐसे चार्ज का जो मूवमेंट है वो ऐसे है, और डिस्टेंस हम सारा इधर से कंसीडर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जब उल्टा डिस्टेंस कंसीडर करोगे तो उसे माइनस लेना पड़ेगा। इसीलिए जो dx है बच्चों वो क्या है, माइनस है। भाई अगर ये r है, ये x है और ये इन्फिनिटिव है, तो ये इधर क्या होगा, dx होगा। तो इसका उल्टा क्या होगा बच्चों, माइनस dx होगा। और इन्फिनिटिव से जब आप ले आ रहे हो तो जाहिर सी बात है जो चार्ज के मूवमेंट का डायरेक्शन होगा वो ये होगा, तो आपको इधर की सेंस में डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो ये डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, माइनस dx होगा। तो मैंने यहाँ लिख दिया, ठीक है ना। एनसीईआरटी में इसको लिखा नहीं है, इसको ऐसे लिखा नहीं है, डायरेक्ट वर्डन कैलकुलेट किया है और वहाँ माइनस लगा दिया है, और माइनस लगाया है तो उसने एक्सप्लेन भी किया है कि ये माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि बच्चों यहाँ जो dx है वो क्या है, नेगेटिव है, ठीक है। और मैं पहले ही लगा दिया यहाँ पे। अब यहाँ देखिए आप, अब तो यहाँ कर ही सकते हो आप, ये हो जाएगा k q 1/x r2 इन्फिनिटी। भाई -1/x होगा x स्क्वायर का, और माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ से बच्चों वर्डन की जो वैल्यू आएगी वो आएगी kq/r, ठीक है। कितना आएगा, kq/r। और यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए जो वर्डन होता है वही बच्चों क्या हो जाता है, उस पॉइंट का पोटेंशियल। तो v ऑफ दैट पॉइंट इज गिवन बाई kq/r। तो किसी पॉइंट चार्ज के लिए वहाँ से r डिस्टेंस पे जो पोटेंशियल होगा वो होगा kq/r। बात समझ में बच्चों? तो आई होप दैट आपको समझ में आ गया होगा। और यहाँ थोड़ा सा समझने वाला पॉइंट ये था, ठीक है। तो आई होप दैट आपको ये डेरिवेशन समझ में आ गया होगा। अब तो आई होप दैट यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा बच्चों। अब हम कैलकुलेट करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू अ सिस्टम ऑफ चार्ज, सिस्टम ऑफ चार्जेस, ठीक है। मीन्स एक सिस्टम है जिसमें बहुत सारे चार्ज गिवन हैं, उन सारे चार्ज के कारण किसी पॉइंट P पे आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का कैलकुलेशन करना है। तो बच्चों सपोज हमारे पास एक सिस्टम है, उसमें बहुत सारे चार्ज हैं, Q1 Q2 Q3 और यहाँ ले लेते हैं Q4, और आपको किसी पॉइंट P पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, इंडिविजुअल चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे और बाद में सबको ऐड कर दोगे, ठीक है ना। मीन्स आप अप्लाई करोगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सबसे पहले बच्चों हमें इसके कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है एट पॉइंट P। तो हमने एज्यूम किया कि यहाँ से जो डिस्टेंस है बच्चों वो है r1, Q2 से डिस्टेंस इसकी r2, Q3 से r3 और Q4 से हमने एज्यूम किया r4, ठीक है। ये बच्चों तो अब इंडिविजुअल के कारण भाई अगर हमें नेट पोटेंशियल निकालना है तो जाहिर सी बात है कि 1 के कारण, 2 के कारण, 3 के कारण, 4 के कारण जो पोटेंशियल आएगा उन सबका क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। और चूंकि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल स्केलर क्वांटिटी है इसलिए हम इसको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, ठीक है। तो चलिए 1 के कारण यहाँ पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा बच्चों, अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया था KQ1 भाई Q के कारण KQ/R, तो Q1 के कारण KQ1/R1 प्लस KQ2/R2, 3 के कारण KQ3/R3 और 4 के कारण मेरे बच्चों KQ4/R4। तो यहाँ से आप K कॉमन ले लो, ये हो जाएगा Q1/R1 प्लस Q2/R2 प्लस Q3/R3 प्लस Q4/R4। और बच्चों K की वैल्यू यहाँ हो जाएगी वेयर K इज इक्वल टू, बच्चा जानता है इसको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 × 10⁻⁹। क्लियर है?
तो आई होप दैट बच्चों आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। के की यूनिट याद है आपको, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। तो आई होप दैट आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है, पॉइंट चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कितना आता है, और किसी सिस्टम में बहुत सारे चार्ज गिवन होते हैं तो उस सिस्टम में किसी पॉइंट पी पे अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है तो ये आपने कैलकुलेट करना सीख लिया है। आई बात समझ में आई। नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं आपको बताने वाला हूँ कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स, है ना, तो कैसे हमें सॉल्व करना है नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।